नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल, इलेक्ट्रिक रेल 1925 ईस्वी में चली थी। आइए भारतीय रेलवे इतिहास जान लेते हैं। भारत में पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और इन्होंने ही 1853 में इस पहली यात्री ट्रेन का शुभारंभ किया था। इसलिए भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। आगे देखते हैं। पहली विद्युत रेल, जैसे कि आपको पता लगा कि हाँ 1925 में 3 फरवरी को चली थी। यह बॉम्बे बीटी अर्थात बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर के कुर्ला हार्बर तक चली थी। बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल करके शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। आइए देखते हैं कि भारत में जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय हुए उनका इतिहास देख लेते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से बंगाल पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त किया और पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद में जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और भारत में जो पहले गवर्नर जनरल थे वह वारन हेस्टिंग्स बने थे। यह 1773 एक्ट के अंतर्गत बने थे। 1773 से लेकर 1833 तक जितने भी एक्ट आए हैं उनमें सभी जो है गवर्नर जनरल बना करते थे, लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें पुनः नाम परिवर्तित किया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो भारत का गवर्नर जनरल होगा, ऐसा प्रावधान किया गया और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह विलियम बेंटिंग बने थे। विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद में 1858 तक यही सिलसिला चलता रहा कि भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम ऐसे ही चलता रहा। 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है 1857 की क्रांति के बाद में। उसमें यह प्रावधान किया गया कि अब जो है जो गवर्नर जनरल है उनका नाम बदल दिया जाएगा, वो वाइसरॉय होंगे। तो भारत के जो प्रथम वाइसरॉय हैं वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के दरबार में रहते थे। दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर, जो कि वर्तमान पटना में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था और इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और शून्य की खोज की तथा पाई का मान भी आर्यभट्ट द्वारा ही बताया गया था। इन्होंने संस्कृत वर्णमाला का उपयोग करके एक नई वर्णांक या अक्षरांक पद्धति को भी जन्म दिया था। इन्होंने एलजेब्रा, जिसे हम बीजगणित कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, देवनागरी हिंदी भाषा किस लिपि में है? दोस्तों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में है। जो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का जो महत्व है उसके बारे में जो जानकारियां है ये जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के मुताबिक हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा का दर्जा माना गया है। अनुच्छेद 343 में यह दर्ज है। संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 351 के मुताबिक हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि और विकास करना संघ का कर्तव्य होगा। संविधान के भाग 17 के अनुसार संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी समेत 22 भाषाओं को जगह दी गई है और संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 में यह कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए किया जाएगा। उसके बाद जो है ये बंद हो जाएगी। परंतु संविधान लागू होने के बाद भी आज भी जो है अंग्रेजी का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था। दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो यह यात्री वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी। उन्होंने 16 जून 1963 ईस्वी में सोवियत संघ के कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी
और यह पृथ्वी की इन्होंने 48 बार चक्कर लगाया था। जो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, ये जो है 48 बार इन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी और इन्होंने करीब 3 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताए थे। वहीं यदि भारत की बात करें तो भारत में भारतीय मूल की पहली महिला जो थी कल्पना चावला जी, ये अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 के हरियाणा के करनाल में हुआ था। इन्होंने 1997 में नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन STS-87 में हिस्सा लिया था। कल्पना चावला का निधन 2003 में स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तब जो है एक्सप्लोड हो गया था, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली निजी जो नागरिक थी, निजी तौर पर जो गई थी, उनका नाम क्रिस्टा कोरिगन मैकऑलिफ था और वे अमेरिका की एक टीचर थी। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत के इंटरकोस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T-11 रॉकेट से अंतरिक्ष स्टेशन सोल्यूत 7 पर उड़ान भरी थी। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट भी थे। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं दोस्तों 6 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह जो है 245 ही है। इसमें भी जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि से जो है मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राज्यसभा में। यह एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं इनका चुनाव हर दूसरे वर्ष किया जाता है, इसलिए जो है कभी ये विघटित नहीं होती है। आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसमें जो है अनुसूचियों का जिक्र किया गया था, जिसमें मात्र 10 ही अनुसूचियां थीं। जब 1949 में भारत संविधान को अपनाया गया तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के बाद अब भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। यदि इन अनुसूचियों के विषयों की बात करें तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के जो घटक राज्य हैं अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघीय राज्यों की जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है उसका विवरण दिया गया है। जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख है और इसके अंतर्गत 3 सूचियां रखी गई हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर राज्य ही कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर के कानून बना सकते हैं। यदि किसी विषय पर दोनों समान कानून बनाते हैं तो मान्य जो है केंद्र सरकार का ही होगा, अर्थात संघ सरकार का होगा। 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं का उल्लेख किया गया था, लेकिन संशोधनों के बाद भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। 9वीं अनुसूची है। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसे याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां बताई गई हैं और इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय हैं उसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जो 11वीं अनुसूची है यह 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए कुछ विषय दिए गए हैं, उनकी संख्या 29 है। 12वीं अनुसूची भी जो है 74वें संविधान दोस्तों यहाँ पर जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। तो
तो इसे याद रखिएगा। इसमें जो है नगरीय या जो है शहरी क्षेत्र के स्वशासन को 12वीं अनुसूची में रखा गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था उसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। संस्कार की छत जो है पामीर का पठार कहलाता है। अंध महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं। संसार का रोटी भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जो प्रेरीज के मैदान हैं उन्हें संसार का रोटी भंडार कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किसने किया था? किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। बैरोमीटर का आविष्कार इटली में हुआ था। इसकी खोज जो है इवेंजेलिस्टा टोरसेली ने की थी और बाईफोकल लेंस की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, यूएसए के रहने वाले थे ये। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने, इंग्लैंड के नागरिक थे। फाउंटेन पेन का लेविस वाटरमैन ने किया था जो कि यूएसए के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या की बात करें तो ये 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल पाठ के जो 11 सूक्त हैं उन सहित 1028 सूक्त हैं और 10,462 इसमें श्लोक या ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को जो पढ़ता है अर्थात ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, श्लोक्स हैं, उनको जो पढ़ता है उन्हें जो है उस पाठककर्ता को होत्री कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को अर्थात सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र भी 3रे मंडल में है। और इसका किसने किया था? इसकी रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने। और इसके 10वें मंडल में सोम देवता, जिन्हें वनस्पति का देवता भी कहते हैं, उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो 8वें मंडल की ऋचाएँ हैं, 8वें मंडल की जो श्लोक हैं, उन्हें जो है हाथों से लिखा गया था तो उन्हें खिल कहा जाता है। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत 10वां मंडल है। इसमें वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात चातुष्वर्ण समाज की कल्पना जो है 10वें मंडल में की गई है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या जो शब्द है, अधन्य जो है गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान जो है, जो प्राचीनतम स्रोत है, वो भी ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का जो है उल्लेख किया गया है या रचना की गई है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। इन्हें आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। इसी तरह के मैं वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।